टुडे विल बी रिवाइजिंग टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। ये टॉपिक कहने को बहुत सिंपल है, तो बस थोड़ी सी देर में इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन सबसे पहले क्या होता है, ये तो हम सबको पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं अमलगमेशन। जो पुरानी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा उसे कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, और जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है उसे कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी। इनकम टैक्स एक्ट में भी यही माना गया है अमलगमेशन को, पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जैसे कि सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी विल नॉट बिकम असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू अमलगमेटेड कंपनी। सेकेंड, अमलगमेटिंग कंपनी के एटलीस्ट 75% इन वैल्यू शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट होंगे अमलगमेटेड कंपनी में। ठीक है, हाँ, अमलगमेशन के बाद उस कंपनी में 75% होल्डिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट 75% ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी को शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट होंगे अमलगमेटेड कंपनी में। नाउ कम्स टैक्सेशन। तो टैक्सेशन हम तीन एस्पेक्ट्स में देखते हैं। पहले अमलगमेटिंग कंपनी के एस्पेक्ट में, सेकेंड अमलगमेटेड कंपनी के एस्पेक्ट में, एंड थर्ड इज़ जो शेयर होल्डर्स जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके एस्पेक्ट में। सबसे पहले अमलगमेटिंग कंपनी। हमने कैपिटल गेन हेड में पढ़ा है कि किन चीज़ों को, किन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। उनमें एक केस ये भी है कि अमलगमेशन के टाइम पर जब कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होती है अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी में, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अब ट्रांसफ़र ही नहीं मान रहे हैं तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता, तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। अब बात है अमलगमेटेड कंपनी पर। अमलगमेशन टाइम तो उसे ट्रांसफ़र नहीं माना गया, बट इस कैपिटल एसेट को यदि अमलगमेटेड कंपनी फर्दर ट्रांसफ़र करता है तब उसके हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, जो भी बेचने पर अमाउंट मिलता है वो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जिस कॉस्ट पर अमलगमेटिंग कंपनी ने उस एसेट को एक्वायर किया था वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी, जब से अमलगमेटिंग कंपनी ने उस एसेट को एक्वायर किया था उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग ली जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अमलगमेशन हुआ उसे ट्रांसफ़र नहीं माना गया, तो वो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है जो कि आगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है वो चीज़ हो ही नहीं पाई, टैक्स, क्योंकि टैक्स लगा ही नहीं था। इसलिए ऑल्सो हाई कोर्ट ने मंजुला जी शाह के केस में ये कहा है कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ली जाएगी जब प्रीवियसली उसे ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया गया था। ओके, अभी हमने देख लिया अमलगमेटेड कंपनी में। नाउ कम्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स मिले थे एक्सचेंज में अपने अमलगमेटेड कंपनी के, तब हमने उसे ट्रांसफ़र नहीं माना था, बट ये शेयर होल्डर्स जब फर्दर इन शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या होगा, तब इसे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी सेल करने पर हमें मिल रहा है वो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जिस कॉस्ट पर आपने, दैट इज़ शेयर होल्डर्स ने उन शेयर्स को एक्वायर किया था अमलगमेटिंग कंपनी में, वो उनकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग, जब से इन शेयर्स को एक्वायर किया गया था अमलगमेटिंग कंपनी में तब से लिया जाएगा। ये हो गया टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन। ऑल्सो जब ये अमलगमेशन हो रहा है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे ना अमलगमेटिंग कंपनी के, इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अमलगमेटेड कंपनी को। वो उसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा इन्हें कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने का। अब ये पूरा केस हो गया अमलगमेशन का और उसके टैक्सेशन का। नाउ विल कम टू टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है, जब कोई बड़ी कंपनी अपने किसी डिवीज़न को अलग कर एक सेपरेट कंपनी फॉर्म करती है, इस पूरे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डीमर्जर। जो नई कंपनी फॉर्म हुई है उसे कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी, और जिस कंपनी ने अपना डिवीज़न ट्रांसफ़र किया है उसे कहते हैं डीमर्ज्ड कंपनी। इनकम टैक्स में डीमर्जर तभी होता है जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज़ डीमर्ज्ड कंपनी की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी रिजल्टिंग कंपनी को, दैट टू एट बुक वैल्यू। हाँ, हो सकता है कि रिजल्टिंग कंपनी को इंड एस कंप्लायंस करने के लिए उन वैल्यूज़ में चेंज करना पड़े, दैट डज नॉट मैटर। ऑल्सो एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी
विल गेट शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी ऑल्सो। मतलब अब उनके हाथ में डीमर्ज्ड कंपनी के भी शेयर्स है और उन्हें रिजल्टिंग कंपनी से भी शेयर्स मिले हैं जिस प्रपोर्शन में वो शेयर होल्ड करते थे डीमर्ज्ड कंपनी में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन डीमर्जर होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे टैक्सेशन। इसमें भी हम 3 पार्टीज़ के केस में टैक्सेशन देखेंगे। टैक्सेशन इन केस ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी एंड लास्टली इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे पहले आते हैं डीमर्ज्ड कंपनी में। कैपिटल गेन हाइड में हमने यही देखा था कि जो ट्रांजैक्शन डीमर्जर वाला होता है जिसमें कैपिटल असेट ट्रांसफ़र होती है डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी को, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। चूँकि ये ट्रांसफ़र नहीं है कैपिटल गेन नहीं निकलेगा और कैपिटल। नाउ कम्स टैक्सेशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी में जब डीमर्जर हुआ था तब तो हमने टैक्स नहीं लगाया था क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं था। बट अगर ये फर्दर जब कैपिटल असेट जो एक्वायर की थी उन्हें ट्रांसफ़र करती है, अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? जिस अमाउंट पे आपने उसे बेचा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस कॉस्ट पर डीमर्ज्ड कंपनी ने उस असेट को एक्वायर किया था वो हो जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग, जब से डीमर्ज्ड कंपनी ने उस कैपिटल असेट को एक्वायर किया था तब से हम उसकी लेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये हो गया टैक्सेशन इन केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब आते हैं शेयर होल्डर्स। सी, अमलगमेशन और डीमर्जर में डिफरेंस मेजर ये है कि अमलगमेशन के टाइम पे जो पुरानी कंपनी थी वो बंद हो गई थी, तो जो शेयर होल्डर्स के हाथ में शेयर्स थे वो सिर्फ अमलगमेटेड कंपनी के थे। बट यहाँ पर डीमर्ज्ड कंपनी भी चलेगी और रिजल्टिंग कंपनी भी चलेगी, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में डीमर्ज्ड कंपनी के भी शेयर्स हैं और रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स हैं। बट उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक बार ही पे करी है, ओरिजिनल प्राइस जो पे की है। तो नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे रिजल्टिंग कंपनी का? हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे जो उनकी ओरिजिनल थी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते टाइम, उसको उस प्रपोर्शन में बांटेंगे जो कि नेटवर्थ थी रिजल्टिंग कंपनी की एट टाइम ऑफ डीमर्जर डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी एट टाइम ऑफ डीमर्जर। इस प्रपोर्शन में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बांट के रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे। चूँकि रिजल्टिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई है, नाउ डीमर्ज्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? डीमर्ज्ड कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसी रहेगी? जो भी ओरिजिनल प्राइस जिन पे उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए थे लेस जो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने ऊपर निकाली है, इससे निकल जाएगी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे? जब से डीमर्ज्ड कंपनी में आपने शेयर्स एक्वायर किए थे तब से ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। नाउ सेम अमलगमेशन का जो केस था, इधर अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होता है डीमर्ज्ड कंपनी का, उसे कैसे किया जाएगा ट्रीट? सी, जो लॉसेस और डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिजल्टिंग कंपनी है वो तो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, पर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है उसे प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफ़र किया जाएगा। दैट इज़ जो भी असेट्स रिटेन करी है इस टू जितनी असेट ट्रांसफ़र करी है उस प्रपोर्शन में उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा रिजल्टिंग कंपनी द्वारा। और ये जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अमलगमेशन में फ्रेश 8 ईयर्स का पीरियड मिल रहा था बट यहाँ पर फ्रेश 8 ईयर्स नहीं, रिमेनिंग पीरियड ही दिया जाएगा, उसी में ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है एंड सेट ऑफ करना है। सो दिस वॉज टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अगर और भी कोई फर्दर क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क and stay tuned for further videos. Thanks for watching.